एक महिला जैसे ही ऑटो से हॉस्पिटल के सामने उतरती है तो उसकी नज़र हॉस्पिटल के बाहर बैठे एक भिखारी पर पड़ती है। तो पहले तो उसे गौर से देखती है, लेकिन गौर से देखने के बाद अचानक से उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसके बाद वह अपने पर्स से एक फ़ोटो निकालती है, तो कभी उस फोटो को देखती तो कभी उस भिखारी को देखने लगती है। जब काफ़ी देर तक वो ऐसे देखती रहती है तो वह महिला उसके पास जाती है और पास जाकर उस भिखारी को खड़ा करके उसका पैंट खोलने लगती है। अब इस बात को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इसकी तरफ देखने लगते हैं, सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। कौन थी वह महिला और क्या कारण था जो उस फोटो को देखने के बाद वह उसके पास गई और उसके साथ ये सब कुछ करने लगी। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की स्टोरी स्टार्ट होती है उत्तर प्रदेश के बलिया से। उत्तर प्रदेश के बलिया के एक गांव में एक लड़की रहा करती है, जिस लड़की का नाम होता है किरण। किरण जैसे ही शादी की योग्य होती है तो उसके बाद उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं और उसके लिए इधर उधर लड़का ढूंढा जाता है। ढूंढने से एक लड़का मिल भी जाता है। लड़के का नाम रोशन होता है और रोशन जो था वह उत्तर प्रदेश के बलिया के एक शहर में रहा करता था और उस शहर के अंदर उसका पिता भी रहा करता था। रोशन के घर में केवल उसके पिता हैं, ना उसकी कोई भाई बहन है, ना ही उसकी माँ है। माँ भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। तो अब वो लोग केवल घर का खाना पीना बनाने के लिए अपने बेटे की शादी कराते हैं, यानी जो पिता था, और इसी वजह से किरण को वो लोग पसंद कर लेते हैं। अब यहाँ पर किरण को भी लड़का पसंद होता है और उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। साल 2010 के अंदर साल 2010 में इन दोनों की शादी हुई थी और शादी होने के बाद जो किरण होती है वो दुल्हन बनकर रोशन के शहर वाले घर में चली जाती है और वहाँ पर उसके साथ रहने लगती है। रोशन भी पढ़ा लिखा था और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड था, लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बीतता तो समय के साथ साथ 4 साल बीत जाते हैं और 4 साल के अंदर इनको 2 बच्चे भी हो चुके थे। एक लड़का था और एक लड़की थी। घर में ससुर जी थे, उनकी पेंशन आया करती थी, तो घर तो आराम से चल जाता था। लेकिन रोशन को लगने लगता है कि भाई पिताजी कब तक रहेंगे, जब पिताजी नहीं होंगे तो उसके बाद भी मुझे कमाना होगा, तो मैं क्यों ना नौकरी लग जाऊं। अब वह इधर उधर नौकरी के लिए घूमता है, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिलती है और इसी वजह से उसके दिमाग पर कुछ ऐसा फर्क पड़ता है कि वह थोड़ा सा पागल सा हो जाता है। यानी कि वैसे तो सब चीज़ याद रहती है, लेकिन अचानक सारी चीज़ों को भूल जाया करता है और एकदम से पागलपन का सा दौर उसको आ जाता है। अब जब ये बात घर वाले देखते हैं तो देखने के बाद समझ जाते हैं कि इसके दिमाग में कोई टेंशन है और उसके बाद उसका इलाज करवाने लगते हैं। इलाज कराने के दौरान यहाँ पर जो रोशन होता है वो ऐसा हो जाता है कि अपने बच्चों को भूल जाता है, अपनी पत्नी को भूल जाता है, यहाँ तक कि अपने पिता को भी भूल जाता है। अब किरण का रो रो कर बुरा हाल होता है कि भाई उसके पति को ये क्या हो गया, वो इतना इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। और इसी बात को सोचते हुए जब वह फूट फूट कर रोया करती है तो जो ससुर होता है किरण का, उससे ये बात देखी नहीं जाती है। और उसके बाद जब वह इधर उधर इस बात के बारे में चर्चा करता है तो उसे पता चलता है कि भाई नेपाल के अंदर एक बहुत अच्छा डॉक्टर है और वह इस चीज़ की दवाई दिया करता है। अगर आप वहाँ पर जाते हो तो शायद आपका बेटा ठीक हो सकता है, क्योंकि इसे कोई गहरी सोच है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, और वो दवाई दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर भी जो पिता था उसने अपने बेटे रोशन को कई जगह दिखा लिया था और जब उसे वो कहते हैं ना कि जब किसी पर आफत आती है तो छोटी सी बात भी ऐसे लगती है कि हाँ भाई वहाँ पर सब कुछ हो जाएगा। और इसीलिए जो पिता होते हैं वह अपनी बहू से कहते हैं कि बेटा मैं ना बेटे को लेकर नेपाल जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर कोई डॉक्टर बताया है वो इलाज करेगा तो ये ठीक हो जाएगी, तो मैं इसे वहाँ पर ले जाता हूँ। बहू जो होती है वो भी कहती है कि ठीक है पिताजी ले जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद बहू बच्चों के साथ घर में रह जाती है और यहाँ पर जो पिता होता है वह रोशन को लेकर नेपाल के लिए निकल जाता है। रास्ते भर में पिता उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, लेकिन जैसे वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, यानी कि वो लोग नेपाल पहुँचने वाले थे, थोड़ी दूर थे, तो उससे पहले जो स्टेशन आता है वहां पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है और इस भीड़ भाड़ के अंदर जो बेटा होता है वह उसका उससे बिछड़ जाता है। अब जैसे ही बेटा बिछड़ गया था तो बेटे को तो फिलहाल होश भी नहीं था कि वह कौन है, कहां पर आया है और कहां घूम रहा है, तो वह तो इधर ही ऐसे ही इधर उधर निकल जाता है। लेकिन पिता से ढूंढ कर पागल सा हो जाता है। वहां पर वह इंक्वायरी में भी पता करता है कि कोई व्यक्ति आया है, ऐसे ऐसे मेरा बेटा है, तो यहां पर उसे कोई भी पता नहीं चलता। उसके बाद वह पुलिस कंप्लेंट वगैरह भी करवा देता है। पिता ने पुलिस कंप्लेंट करवा दी थी और खूब उसे ढूंढता है,
उस स्टेशन पर, स्टेशन के बाहर, इधर उधर, लेकिन कहीं भी बेटे का कोई भी अता पता नहीं होता है। उसके बाद जो पिता होता है वह थक हार कर जब उसे लगता है कि भाई बेटा नहीं मिलेगा, तो वह वहां से वापस लौटने का फैसला कर लेता है और उसके बाद धीरे धीरे अपने घर तो पहुंच जाता है, लेकिन अपनी बहू से उसकी आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हो पाती है। जब बहू देखती है कि पिताजी अकेले आए हैं तो उसके बाद पूछने लगती है कि पिताजी आप तो 2 दिन का कहकर बोल कर गए थे, 2 दिन और ज्यादा लगेंगे, लेकिन आप इतनी जल्दी कैसे आ गए और मेरे पति कहाँ हैं? तो उसके बाद जो पिता होता है वह अपनी आंखों में आंसू ले आता है, कहता है कि बेटी तेरा जो पति है वह मुझसे ऐसे ऐसे भीड़ में बिछड़ गया, मैंने उसे खूब ढूंढा लेकिन कहीं भी वो नहीं मिला, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी जोड़ी बिछड़वा दी है। अब इस बात को सुनकर जो बहू होती है उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं, वह फूट फूट कर रोने तो लगती है, लेकिन जब ससुर रोने लगता है तो उसके बाद पहले उसे संभालती है, कहती है कि कोई बात नहीं बाबूजी, वो जरूर लौटेंगे और मुझे पूरा विश्वास है। इस बात को सुनकर पिता जो होता है वो कहता है कि बेटी काश कि तुम्हारा पति जरूर लौट आए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो लौट आएगा, क्योंकि उसे कभी कभार पूरी बात याद आया करती है, लेकिन उसके बाद अगले ही क्षण वो सारी बातों को भूल जाया करता है। यानी कि इस तरह की कोई बीमारी, डिप्रेशन टाइप की उसे हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर जो परिवार होता है वो ऐसे दिनचर्या से बीतने लगता है, लेकिन जब जवान बहू को घर के अंदर पिता देखता है तो उसके बाद जो पिता होता है वह कहने लगता है कि बेटी तुम ऐसा करो, अपने मायके चले जाओ और तुम्हारे पिता तुम्हारी कहीं और शादी कर देंगे, क्योंकि अब शायद मेरा बेटा नहीं आने वाला। अगर उसे आना होता तो 2-3 दिन के अंदर ही आ जाता, लेकिन अभी तक नहीं आया तो इसका मतलब वह कभी भी नहीं लौटेगा। लेकिन जो बहू होती है, जो किरण थी, उसे शायद पूरा विश्वास था और वो कहती है कि नहीं बाबूजी, जरूर से मेरा पति लौटेगा और आप चिंता मत करो। रही बात शादी की, तो दूसरी शादी तो मैं वहां भी नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। अब इन बच्चों के लिए मैं अपनी जिंदगी को ऐसे ही व्यतीत करूंगी, चाहे वो आए या ना आए, लेकिन मुझे विश्वास है वो जरूर लौटेंगे। यहाँ पर जो पिता है, ससुर है, वो बार बार कहता है, लेकिन वो नहीं मानती है और उसके बाद वह वहीं पर रहने लगती है। अब धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इन बातों को जब 2-3 साल हो जाते हैं तो 2-3 साल बाद पिता फिर से एक बार कहते हैं कि बेटी अब तो 3 साल हो चुके हैं, अब तो तू चली जा, क्यों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है, मेरा तो जीवन जैसे जैसे कट जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कहती है कि देखो पिताजी, आपके बेटे आपसे बहुत प्यार करते थे और वो कहते थे कि मेरे पिताजी की सेवा जरूर करना, तो इस फर्ज को तो मैं निभा ही सकती हूँ, क्योंकि मेरे पति नहीं है तो कोई बात नहीं, वो आए या ना आए, लेकिन उनके फर्ज को मैं जरूर से निभाऊंगी और वैसे भी मुझे विश्वास है कि वो जरूर से लौटेंगे। ऐसा कहकर बहू फिर से मना कर देती है और ससुर की आंखें फिर से नम हो जाती हैं। अब जो ससुर होता है वह इस बात की काफी ज्यादा टेंशन लेने लगता है। अब धीरे धीरे इन बातों को लगभग 10 साल बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक रोशन का कोई भी अता पता नहीं है। उसकी पत्नी किरण जब भी कहीं पर जाया करती है तो अपने पति की फोटो को अपने जेब में रखा करती है और वह लोगों से पूछा भी करती है। उसके बाद वो 2 से 3 बार नेपाल के पास के उस स्टेशन तक जा चुकी है जहां पर उसका पति बिछड़ा था, लेकिन वहां पर उसका कोई भी अता पता नहीं है। कई कई दिन तक वो लोगों से पूछती रहती है कि क्या आपने इसे कहीं देखा है, आपने इसे कहीं देखा है, लेकिन वो बातें थोड़ी पुरानी हो गई थी और उस टाइम पर भी वो गई थी। यानी कि जब ये बात सुनी थी तो उसने कहा था कि पिताजी मैं ढूंढ कर लाऊंगी अपने पति को, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन वहां पर उसका कोई भी अता पता नहीं था। धीरे धीरे 10 साल के बीच में काफी ज्यादा बातें बदल चुकी हैं, क्योंकि अब तो उसे वहां पर जाने से भी डर लगता है कि वहां पर जाऊंगी तो नहीं मिलेंगे, उम्मीदें टूटेंगी। तो इसी वजह से जब भी कोई भिखारी देखा करता है, यानी कि भीख मांगता हुआ या झूठा खाना खाता हुआ, तो उसे बहुत तरस आता है और उसके बाद वह अपने आप ही उसे खाना पीना लाकर दे दिया करती है। सोचा करती है कि मेरा पति भी दिमाग से ऐसा ही है, तो वो भी शायद भीख मांगकर ही खा रहा होगा और कैसे कैसे उसका जीवन व्यतीत हो रहा होगा। इन बातों के चलते वो कई कई दिन तक खुद भी खाना नहीं खाती, उसे खाना नहीं भाता है। वो सोचती है कि मेरा पति तो भूखा होगा, मैं भला खाना कैसे खा सकती हूँ। यानी कि एक तरह से पतिव्रता नारी आप इसे कह सकते हो, और इसीलिए वो अपने पति के लिए यहां पर भी भूखी रह रही थी। लेकिन जैसे धीरे धीरे 10 साल बीतते हैं तो 10 साल के अंदर इन सभी बातों से, यानी कि अपने खाने पीने पर ध्यान ना देने की वजह से उसकी तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब होने लगती है और इसी तबीयत के चलते वह एक हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया करती है। अब तभी एक दिन की बात होती है, जो किरण होती है वह उस हॉस्पिटल में जाती है, अपने घर से ऑटो पकड़ती है और ऑटो पकड़ने के बाद जैसे ही हॉस्पिटल पर पहुंचती है तो हॉस्पिटल के बाहर एक भिखारी बैठा हुआ था चादर को बिछाकर। और अब तक जो किरण थी वो हर भिखारी के अंदर अपना पति ढूंढा करती थी, तो इसी वजह से भिखारी को देखते ही एकदम से उसकी नजरें उस पर ठहर जाती हैं और जब वह उसे गौर से देखती है तो उसे उसकी शक्ल कहीं ना कहीं अपने पति से मेल खाती हुई दिखाई देती है और उसके बाद उसकी आंखें में आंसू आ जाते हैं। सोचती है कि शायद यही मेरे पति हैं, लेकिन
उसके बाद भी जब वह अपना कंफर्म नहीं कर पाती, क्योंकि लंबे लंबे दाढ़ी मूंछ थे, लंबे लंबे बाल थे, तो उसके बाद अपने पर्स में से उस फोटो को निकालती है, जिसको आज भी वो अपने साथ रखा करती है। और कोई भी उसे इधर उधर का यानी कि काफ़ी दूर का व्यक्ति मिला करता है तो उसे फोटो दिखाकर पूछा करती है कि आपने इसे देखा है क्या। तो यहाँ पर जो किरण होती है, जब वह अपने फोटो को निकालकर अपनी आंखों के सामने करती है और फिर उस भिखारी को देखती है तो उसे मैच होती हुई दिखाई देती है। और उसके बाद वह सोच लेती है कि शायद यही है, क्योंकि 50% सब कुछ मैच हो रहा था, लेकिन अभी 100% वो श्योर नहीं थी। तो इसी वजह से उसके पास जाती है। पहले तो उसको घूर घूर कर इधर उधर से देखने लगती है, भिखारी भी उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा था। लेकिन उसके बाद जब उसे लगता है कि शायद हो सकता है ये मेरा पति हो, तो उसके बाद उसे खड़ा करती है और खड़ा करके उसके पैंट खोलने लगती है। अब जो भिखारी था उसकी भी मानसिक स्थिति खराब थी और इधर उधर जो लोग जा रहे थे, जब वो देखते हैं कि भाई एक 32-33 साल की महिला जो कि अब एक भिखारी का पैंट खोलने की कोशिश कर रही है, तो हैरान हो जाते हैं। और कुछ लोग बीच में आते हैं, कहते हैं कि ये क्या कर रही हो, ये तो बहुत ही गलत है। उसके बाद जो महिला होती है वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता, 10 साल से मेरा पति मेरे पास नहीं है। अब इस बात को सुनकर वहाँ पर जो वो लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि अरे तुम्हारा पति तुम्हारे पास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कहीं भी राह चलते भिखारी के साथ ऐसा कुछ करेगी। लेकिन वो कहती है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा ये पति हो सकता है, क्योंकि देखो ये फोटो है। उसके बाद वो उस काम को छोड़कर, यानी कि जो कपड़े उतार रही थी उस काम को छोड़कर उस फोटो को उसे दिखाती है, कहती है कि देखो यही लग रहा है ना। तो यहाँ पर लोग जब उस फोटो को देखते हैं और उस भिखारी को देखते हैं तो उन्हें भी थोड़ा थोड़ा मैच होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो 100% श्योर नहीं होते और कहते हैं कि देखने से तो लग रहा है, लेकिन क्या प्रमाण है कि ये तुम्हारा पति है। तो उसके बाद वो कहती है कि प्रमाण ही तो निकाल रही हूं, इनके राइट साइड की जो जांग है यानी कि सांतर है, उसके ऊपर एक तिल का निशान है और मुझे बखूबी याद है, अगर इनके तिल के निशान वहां पर हुआ तो वो भी मुझे दिख जाएगा और उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि ये मेरे ही पति हैं। यहां पर सभी लोगों को ये बात इंटरेस्टिंग लगती है। और उसके बाद जब ऐसा कर कर देखा जाता है तो यहां पर सामने उसकी जांग पर तिल का निशान होता है और इसको देखते ही यहां पर जो महिला होती है वो उसके गले लिपट जाती है और वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि कहाँ थे आप, कितने दिन मैंने आपको ढूंढा है और मैं बहुत परेशान थी, बच्चे भी बड़े हो चुके हैं जिन्हें तुम छोटा छोटा छोड़ कर गए थे, और चलो घर, ये क्या हाल बना रखा है। लेकिन जो भिखारी होता वो तो भिखारी ही था, वह उसकी तरफ देखता ही रहता है और तभी किरण को याद आता है कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर जिस हॉस्पिटल में वो अपनी इलाज करवाने के लिए आई है, क्योंकि डिप्रेशन का शिकार वो भी हो रही थी, तो उसी डॉक्टर साहब के पास उसे ले जाने लगती है और जैसे डॉक्टर साहब को जाकर दिखाती है कि यही है मेरा पति, आप इसको चेक करके बताओ, तो यहाँ पर उस पागल का वो लोग चेकअप करते और चेकअप करने के बाद बताते हैं कि हाँ, उस समय जिस समय आपके पति डिप्रेशन में गए थे उस समय तो इतनी कारगर दवाई नहीं थी, लेकिन अब ऐसी दवा बन चुकी है जो इनको पूरी तरह से ठीक कर देगी। लगभग 6 महीने इनका इलाज चलेगा। तो उसके बाद जो पत्नी है अभी से उनका इलाज चालू करवाती है और उसे लेकर वहां से सीधा अपने घर जाती है। घर में बीमार पिता बिस्तर पर पड़ा हुआ था और जैसे ही एक लंबे लंबे बालों वाले और दाढ़ी मूंछ वाले व्यक्ति को अपनी बहू के साथ देखता है तो पहली नजर में तो वो हैरान हो जाता है, लेकिन जब गौर करता है तो गौर करने के बाद उसे लगता है कि शायद ये मेरा बेटा है। तो उसके बाद उसकी आंखों से आंसू आते हैं और वो कहने लगती है कि बहू, क्या ये मेरा बेटा है? तो वह हमेशा हिलाती आंखों में आंसू लेकर, तो जो बुजुर्ग काफी दिनों से बिस्तर में पड़ा हुआ था वो भी जैसे तैसे करके खड़ा होता है और अपने बेटे के पास आकर उसके चेहरे पर हाथ फेरता है। कहता है कि बेटा तू आ गया, तुझे पता है कि तेरी वजह से ही मैं बीमार हूं, मुझे ये दर्द देखा नहीं जाता मेरी बहू का, और इसीलिए मैं अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं दे पाता हूं। यहां पर वह कहती है कि पिताजी ये अभी भी बीमार हैं और इनका इलाज चलेगा 6 महीने। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 6 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद जो बूढ़ा ससुर होता है उसकी भी जान में जान आ जाती है और वह भी कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि अब उसका बेटा आ चुका है। और उसके बाद ये खबर चारों तरफ जब फैलती है तो उसी समय जो मीडिया कर्मी होते हैं वो किरण के पास आते हैं और किरण से पूछने लगते हैं, क्योंकि जिस टाइम पर वो भिखारी का पैंट खोल रही थी तो वो एक वियर्ड बात थी और पब्लिक के बीच में जब ऐसी बात होगी तो लोग जाहिर सी बात है उसका वीडियो बनाते हैं। तो किसी राह चलते व्यक्ति ने उसका वीडियो बना लिया था और वीडियो बनाकर जब तक लोगों ने उसे घेरा था तब तक वह वहां से चला गया था और वो वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया था। अब उसके बाद जब वो वीडियो लोगों के सामने आता है तो लोग भी हैरान हो जाते हैं और उसके बाद जब उसकी सच्चाई निकालने के लिए इस महिला किरण के घर पर आते हैं तो यहां पर उन्हें पता चलता है
कि यह तो इसका पति था, और ऐसे ऐसे ये पूरी कहानी अपनी बयां कर देती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर जब इसकी कहानी सोशल मीडिया पर आती है तो वो समय होता है 2024 का, और 2024 में उसका पति उसे मिला था। लेकिन जैसे ही 2025 आता है तो 2025 आते आते जो रोशन होता है वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था, और उसके कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। इधर जो उसका पिता था वह भी स्वस्थ हो गया था। और यहाँ पर जब पत्नी पूछती है कि क्या क्या हुआ था, तो उसके बाद वो कहता है कि ज़्यादा कुछ तो याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि कभी कभी मुझे याद आया करता था, और उसके बाद मैं वहाँ से अपने घर की तरफ सफर तय करने लगा करता था। धीरे धीरे करके मैं यहां तक पहुंच गया, और यहां पर आने के बाद तो मैं मिल गया। ये सारी बातें जो रोशन है वो बताता है, और उसके बाद आज तक भी रोशन, किरण और उसके 2 बच्चे और उसका जो बूढ़ा ससुर है वो सभी लोग एक साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।